बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अदना और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आप सबको जुमा मुबारक हो। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। ईद की आमद है और उसकी तैयारियां भी जारी हैं। मंडियां भी लग चुकी हैं। मवेशी मंडियों में रश भी बढ़ना शुरू हो चुका है, लेकिन रेट बहुत आसमानों पर हैं, तो उसके लिए हुकूमत को कुछ करना होगा। लेकिन सिंध हुकूमत की आपको बात बताते हैं कि उन्होंने खाले जमा करने के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया है। उसका तरीक़ाकार क्या होगा, कोई इस पे ज़ोर ज़बरदस्ती ना करे और कोई लूट मार ना हो, इसके लिए अब SOPs भी वज़ा कर दिए गए हैं। जी हाँ, महकमे दाखिला सिंध के मुताबिक कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त के बगैर खालें जमा करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ रजिस्टर्ड फलाही इदारों और मदारिस को खालें जमा करने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इस पर कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत, तमाम सूबों की हुकूमतों को मिलकर इनिशिएटिव लेना होगा और इन पर कोई चेक एंड बैलेंस रखना होगा, ताकि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं मुसलसल जानवरों की, उस पर कंट्रोल पाया जा सके। और अब आ जाते हैं हम अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब। और आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कोकीन क्वीन की, जो अनमोल और पिंकी, इनके दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात सामने आए हैं। पिंकी के नेटवर्क से बड़े कारिंदे जो है वो सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि बिना सिम के मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल करते थे। ख़रीदार से रब्ता सिर्फ समाजी राब्तों की वेबसाइट के ज़रिए ही होता था। और इस पर भी हम तफसील से जायज़ा लेंगे कि आखिर ये पिंकी के सहूलतकार कौन थे, किसकी सरपरस्ती में इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे। और विशाल, एक और ऑडियो भी लीक हुई है जिसमें काफ़ी और इंकशाफात भी हुए हैं, और जो एतमाद, जो कॉन्फिडेंस उसकी आवाज़ में, उसकी चाल ढाल में झलक रहा है, वो बिला वजह नहीं है। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि उसके पीछे किसी की सरपरस्ती थी। और हैरानकुन बात यह है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद भी अब ये नेटवर्क चल रहा है, उसी तरह से ड्रग सप्लाई हो रही है। तो एक सवालिया निशान है हमारे तमाम इदारों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर। और हम उम्मीद करते हैं कि इसको टेस्ट केस बनाया जा सकेगा। इस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे चीन की, जिसने 200 बोइंग तैयारी खरीदने पर इत्तेफाक कर लिया है। सदर ट्रंप का ये दावा सामने आया और चीनी सदर ने कहा है कि वो ईरान को अस्करी साजो सामान नहीं देंगे। सदर ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया। उनका दौरा चीन अहमियत का हामिल, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बड़ी बात हो रही है। जो रिसेप्शन उन्हें दिया गया और एक दबाव, एक टेंस जो एक्सप्रेशंस हैं अमरीकी वफ़द के, वो देखे जा रहे हैं। और उस पर भी मुख्तलिफ जो तज्ज़ियाकार हैं उनकी आरा सामने आ रही है। तो इस दौरे का अहवाल, बाकी डेवलपमेंट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद बात करेंगे इंसानी जिस्म को रोज़ाना कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। डाइटिंग के शौकीन अफराद के लिए रोज़ाना कितनी कैलोरीज ज़रूरी हैं, इस पर भी बात होगी। क्योंकि हम कहीं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं कंज्यूम कर रहे, कहीं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं खा पी रहे, जो कि हमारे लिए कल को प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। इस पर भी तफसील से जायज़ा लें। फिर बात होगी क्रिकेट की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल खेला जाएगा। और पहले टेस्ट में हमें नाकामी का सामना करना पड़ा, दूसरे में कारकर्दगी कैसी होगी, इसका जायज़ा लेंगे। उसके बाद जब तुम ज़ुल्हज का चांद देख लो और तुम्हारा कुर्बानी करने का इरादा हो, तो बालों और नाखूनों को तराशने से रुक जाओ। यानी कि कुर्बानी करने के बाद आप अपने नाखून तराश सकते हैं, अपने बाल तराश सकते हैं। तो इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे, इसका भी जायज़ा लेंगे कि आखिर सुन्नत रसूल क्या है, तरीक़ा-ए-कार क्या है, इस पर भी तफसील से होगी बात। और सबसे पहले आ जाएंगे हम अपने पहले टॉपिक के जानिब। तो पिंकी कोकीन जो क्वीन है, उन पर बड़ी बात हो रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकीन डीलर अनमोल और पिंकी के कब्जे से मिलने वाले मोबाइल डाटा, ऑडियो प्रोग्राम, जो पैगामात हैं, मनशियात के काले कारोबार के हौलनाक हकायक बेनकाब कर दिए गए हैं। और पिंकी की जानिब से कोकेन बेचने के लिए 25,000 रुपये के स्टफ़ की तारीफ़ें करते हुए कहा गया है कि 25,000 वाला अच्छा है, 20,000 वाले में नमी है और वो बिल्कुल बेकार है। लेना है तो 25,000 वाला लें, और ऐसा स्टफ़ पहले कभी नहीं आया। इस तरह की पूरी मार्केटिंग की जा रही है, पूरे उसके फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे हैं और उस पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जिस तरह बड़े बड़े ब्रांड्स देते हैं, क्योंकि वो खुद भी अपने आप को ब्रांड कहती हैं। और जिस तरह से इनकी एंट्री हुई थी कोर्ट में, उस पर भी बड़े सवालात हुए थे। आईजी की तरफ से नोटिस लिया गया था, लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ। ये है कि वो कैट वॉक कर रही हैं, जिस तरह की एंट्री उनके लिए रैंप ही था, ये एक रैंप ही था और उस पर वो वॉक कर रही थी। तो हमारे ब्यूरो चीफ कराची से आसिम भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम भट्टी, बहुत से अहम शख्सियात, चाहे वो शोबिस से हों, चाहे वो सियासत से हों, बहुत से तलबा को ड्रग सप्लाई की जाती थी। और अफसोसनाक इसमें पहलू ये है कि पिंकी की गिरफ्तारी
गिरफ्तारी के बाद भी अब ये नेटवर्क चल रहा है, तो अब इसे कौन ऑपरेट कर रहा है, कितने लोग अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं और कौन कौन सी बासर शख्सियात इससे राब्ते में थी और ड्रग्स लेती थी? जुनेद, इसमें जो ये नेटवर्क है, इसमें 2 रोज कबल जब ये इसकी गिरफ्तारी 3 रोज जब इसकी बकायदा तौर पर 12 तारीख को शो की, तो उसके बाद इसकी कुछ ऑडियो जो सामने है जिसमें ये कह रही थी, जो आपको भी मालूम है, जो नाज़रीन ने भी सुना, कि अब मैं हो सकता है मारी जाऊं या कुछ हो जाए तो मेरे बाद मेरे दोस्त जो है वो उनसे रब्ता किया जाएगा। तो अभी भी ये मैं कल रात तक की अपडेट अपने नाज़रीन को कर दूं कि कल रात तक जो है वो इसके सिर्फ रेट में रद्दोबदल हुआ है, क्योंकि जिसकी डिमांड जो है इस मौलिक जहर की डिमांड अभी भी उतनी ही है, इसके यूज़र जो है अभी भी उतने ही हैं, तो इसकी डिमांड जारी है। लेकिन इसकी मार्केट में जो है वो इसकी जो वैल्यू है वो अब बढ़ गई है। जहाँ तक बात है पिंकी की, तो पिंकी जो है उसका नेटवर्क अभी भी फाल है। वो नंबर्स कुछ ज़राए के मुताबिक उनके नंबर चेंज हुए हैं, उनका तरीक़ाकार चेंज हुआ है। वो सोशल मीडिया पे जो समाजी राब्तों की वेबसाइट्स हैं उनके ज़रिए अभी भी लोगों के राब्ते में हैं, और पोश इलाकों में जो है इसकी जो डिमांड है, जो पोश इलाकों में इसके यूज़र्स हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन तक ये रसाई अभी भी जो है वो जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से रात गई थी एक सच्चल के इलाके में जो है एक छापामार कार्रवाई हुई है, और इसी पिंकी नेटवर्क से मुंसलिक मुलजिम की निशानदेही पर। अच्छा आसिम, जिस तरह से हमने देखा कि जब गिरफ्तार किया गया लाहौर से, तो जिस जगह से गिरफ्तार किया गया, जिस फ्लैट से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसकी ऑनर कोई और निकली और वो ये दावा करती थी कि वो 15-20 साल से इस फ्लैट में मुकीम है और वो किसी पिंकी या जो नाम है इसका कोकेन डीलर का, अनमोल, उसको नहीं जानती हैं। तो लगता ये था कि बोगस किस्म का केस हो जाएगा, या जिस तरह से उसमें बहुत से लूप होल्स भी नज़र आ रहे थे। लेकिन अब एक के बाद एक छापा, और फिर जो ऑडियो उसकी लीक हो रही है जिसमें वो बाकायदा तौर पर एक तो मार्केटिंग कर रही है, फिर कस्टमर के साथ प्रॉपर डीलिंग उसकी नज़र आ रही है, और वो पूछ भी रही है कि आप किस तरह से करते हैं, क्रैक करते हैं, लाइन करते हैं या वॉट एवर। तो ये जो सवालात वो पूछ रही है, तो लगता ये है कि अब उसके अगेंस्ट मज़ीद कोई और शवाहिद या गवाहियाँ नहीं चाहिए हैं। साबित हो चुका कि वो इसमें मुलव्विस है, बल्कि बाकायदा ये नेटवर्क चला रही है। तो अब उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? देखें इशाल, जैसा कि आपने अभी खुद ही इस बात का किया कि जो जैसे मुकदमा कायम किया गया, और उसमें हमें मैं बहैसियत एक सहाफ़ी, एक क्राइम रिपोर्टर, मैंने जो उसमें जो लूप होल्स देखे, जो FIR में मुकदमा जो उसके अंदर जो जाए वक़ुआ दिखाया गया, उसके बाद एक बाकायदा तौर पर फैब्रिकेटेड वीडियो, जैसे कि वो गेट लॉक होता है, पिंकी खुद ही गेट खोल रही है, बड़ी आसानी से पुलिस अंदर जा रही है, और वो मुस्कुराते हुए गेट खोला, मुस्कुराते हुए तलाशी दे रही है। तो ये सब एक ड्रामाटाइज वो दिख रहा था कि जैसे री-एनेक्टमेंट हो। तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है। आसिम भट्टी, ये गिरफ्तारी अनमोल की, पिंकी की कराची के किसी फ्लैट से हुई, किस इलाके से हुई? देखिए, इसकी गिरफ्तारी जो जराये के मुताबिक जो 100% इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इसकी गिरफ्तारी लाहौर से हुई। इसको हिरासत में लाहौर से लिया, सिविल हसास इदारे की मदद से नवाब टाउन से इसको हिरासत में लेके कराची मुंतकिल किया। फिर कराची में पुलिस की फुर्तियाँ ये थी, और बौखलाहट कह लें, फुर्तियाँ कह लें, कि उससे जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया, जिस जगह से उसकी गिरफ्तारी शो की गई वो मुकाम अलग है, और जो मुकदमे के अंदर जो उसका एड्रेस डाला गया वो मुकाम अलग है। वो जो अभी विशाल जो बात कर रही थी कि वो खातून जो एक घर में जो बताया गया, वो 7 साल से वो फैमिली उसमें मुकीम है, किराए पे रहते हैं, वो अभी भी उसी घर में मौजूद है जिस घर का एड्रेस डाला गया वो जमशेद क्वार्टर है। तो ये पुलिस ने जितनी फुर्तियाँ दिखाई, इस मुकदमे को खराब करने की कोशिश की गई है मुबैना तौर पे। ये जो कानूनी माहिरीन है उनके मुताबिक अदालती कार्रवाई में ये तमाम पॉइंट जो है इसी मुलजिमा को, इसको इसीलिए बासर है, इसका नेटवर्क, इसका सिस्टम बहुत मजबूत है कि मुकदमा जब कायम हुआ तो उसमें भी इसके इतने लूप होल्स रखे गए कि कल को अदालती कार्रवाई में इसको ये बेनिफिशियरी, इसके लिए बेनिफिट बिल्कुल, इसको बेनिफिट देने के लिए कुछ लूप होल्स रखे गए हैं। लेकिन आसिम, हम देख रहे हैं कि कुछ शोबिस शख्सियात के नाम भी आ रहे हैं कि वो भी इसके क्लाइंट थी, और हम देख रहे हैं कि वो नामी ग्रामी शोबिस शख्सियात हैं। मुनीब भट्ट है, सारा अली खान के बारे में जिक्र किया जा रहा है, और ये वो नाम हैं जो कि स्क्रीन पर छाए हुए हैं या जिनको बहुत पसंद किया जाता है, जिनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी है। तो इस तरह इन लोगों के नामों को उछाला जाना, क्या ये कोई प्रोपेगेंडा है उनके अगेंस्ट, या फिर वाकई में पिंकी के पास से जितने अभी तक शवाहिद मिले हैं उनसे कोई तालमेल, कोई कनेक्शन मिलता है इन लोगों के साथ, इन शोबिस शख्सियात के साथ? और कुछ सरकारी लोगों का भी कहा जा रहा है, कुछ पॉलिटिकल शख्सियात का भी कहा जा रहा है। तो क्या उनके बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है या उनकी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, ये भी बताइएगा।
देखें, कुछ पॉलिटिशियन जो हैं उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उनके बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है। और कई एक बड़ी तादाद में पॉलिटिशियन, MNA, MPAs, ब्यूरोक्रेट्स, मुख्तलिफ इदारों में तैनात अफसरान, सिंध हुकूमत में जो तैनात अफसरान हैं वो लोग, सियासी शख्सियात के अलावा बिजनेसमैन, और एक स्टार करेक्टर जिनको हमने बचपन से सुनते हुए आते, बड़े स्टार फास्ट बॉलर हैं, उन साहब का नाम भी आ चुका है और इस तरीके से सियासतदानों का नाम आ चुका है। और मैं एक राज अफशा करूं कि 2018 में एक जो नई हुकूमत बनी थी उस दौरान इसी पिंकी के एक जो इसके जो नेटवर्क का एक बड़ा अहम थंब जिसको कहा जाता था, जब उसको पकड़ा गया तो उसने बताया कि भाई हमारा जो नेटवर्क है वो सिर्फ कराची और ये छोटे मोटे लोगों तक नहीं है, हम जो इक़्तिदार के ऐवानों में आला हुकाम बैठे हैं वहाँ तक हमारी रसाई है। तो उसी इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोगों की वजह से वो उस वक्त भी 2018 की बात है वो बच गए। उस टाइम एक नई हुकूमत आई थी, उसके बाद फिर जो है ये नेटवर्क मजीद मजबूत होता चला गया। और ये जो पिंकी तो का उनका इशारा कहीं बनी गाला की तरफ तो नहीं था? हाँ बिल्कुल, बनी गाला की तरफ इशारा है। और उनके बहुत सारे जो है उस टाइम के जो उस टाइम जो MNAs MPAs थे वो इससे मुस्तफीद होते रहते थे। और बिल्कुल जुनेद आप बनी गाला की तरफ से ही जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा आसिम, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अदवार में, कुछ महीनों में या एक साल के अंदर कुछ सियासी शख्सियात के बच्चे इसमें इन्वॉल्व पाए गए, कुछ अमवात भी हुई इसकी वजह से, ड्रग की वजह से, जिसके बाद ये हम देख रहे हैं कि एक्शन भी सख्त कर दिया गया है और अब छापे भी सख्त कर दिए गए हैं। क्या यही वजूहात हैं कि सियासी शख्सियात के अपने बच्चे इससे मुतासर हुए तो होश आई और फिर उसके बाद ये क्रैकडाउन शुरू किया गया है, या फिर वजूहात कुछ और भी हैं? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले गरीबों के बच्चे मरते रहे और उस वक्त तक जो है वो किसी को होश नहीं आया। अब जो उमरा के बच्चे अब उसमें इस आग में, इस लपेट में आए हैं। और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही है, 2 सियासी शख्सियात जिनके नाम जाहिर हुए सामने आए, उनके बच्चे भी इसी आग में मुब्तला, आग की वजह से इस दुनिया से चलते गए। और ये सिर्फ 2 नहीं बल्कि जो पोश इलाकों के 3 बड़े अस्पताल हैं जहाँ पर हम या जो नॉर्मल इंसान है वो इलाज कराने का सोच भी नहीं सकता। 21 अमवात हुई है इस पर इस चंद महीनों के अंदर। अच्छा, मुबैना तौर पे वो कौन सी शख्सियात हैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली जिनके बच्चों के साथ ये मिसहैप हुआ, ये हादसा हुआ, जिसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि इसका दायरा वसी किया गया? एक टॉप लीडरशिप में खातून हैं, उनकी मुबैना तौर पे जो है वो उनके घर एक मौत वाक़या हुई। और फिर एक जो इंटीरियर सिंध से वाबस्ता हैं उनके बेटे की भी मौत वाक़या हुई इसी चीज़ से। और ये पोश इलाकों के अस्पतालों में इनकी डेड बॉडीज गई और वहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ OD का। और OD क्या होता था वो बाद में पता चला कि ओवरडोज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ये OD है। अच्छा, इसी तरीके से अरमगान केस में भी तो पिंकी का, अनमोल उर्फ पिंकी का नाम इस्तेमाल हुआ है, उस केस के अंदर भी तो इसकी इन्वॉल्वमेंट थी आसिम भट्टी? बिल्कुल, देखिए इसमें जो है ये वो नेटवर्क है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक करते हैं। अरमाज वीट का कारोबार करता था और कॉल सेंटर चलाता था, इनका कोकेन का कारोबार था, कोकेन का कारोबार। और ये सब जितने भी ये सोशल मीडिया पर या समाजी राब्तों की वेबसाइट पर सब एक दूसरे से वेल कनेक्टेड हैं, ये मिलते जुलते। और ये जो डांस पार्टीज होती हैं, जो महफिलें रात को सजाई जाती हैं, उनमें ये सब आते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल, पूरा एक हल्का अहबाब है। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ा सवालिया निशान है, जो जिस बड़े लेवल पर केमिकल बरामद हुए हैं और जिनका इस्तेमाल ये करती थी, और कहा जाता है कि 2 से 2.5 किलो कोकेन को ये 10-12 किलो में तब्दील करने की इसके पास सलाहियत मौजूद थी और इसने लेबॉर्ट्री भी बना रखी थी। तो वो सारा केमिकल जो कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास शायद इतनी मिकदार में ना होता हो जो इनके पास होता था, वो कौन इनको अलॉट करता था, वो किस तरह पहुंचता था, उसकी अप्रूवल कौन देता था? ये जो पूरा नेटवर्क है, जो पूरे ताने बाने कहाँ कहाँ मिलते हैं, क्या उसकी तरफ भी तवज्जो दी जा रही है? क्या उन्हें भी कटहरे में लाया जाएगा? देखिए इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन इब्तदाई चीज़ें जो सामने आई थी ये बाकायदा स्मगल होकर आता है। हमारे कराची के बिल्कुल साथ ही हब सिटी है और ये बॉर्डर एरिया बलूचिस्तान और कराची का है, यहाँ से बड़ी मिकदार में इस तरह की चीज़ें स्मगल होकर कराची पहुँचती हैं। और ये ख़वातीन का पहली दफ़ा में इस्तेमाल नहीं हुआ, इससे कबल भी ख़वातीन खासतौर पर मंशियात की सप्लाई में जो है वो हमने देखा है कि वो एक रिवायात के मुताबिक जो सिक्योरिटी इदारे वो देखते हैं खातून है उसलिए उसको ज़्यादा चेक नहीं करते। तो ख़वातीन का इसमें अच्छा खासा किरदार रहा है सप्लाई में। मुख्तलिफ एतवार में कोस्ट गार्ड की जानिब से, कस्टम की जानिब से, पुलिस की जानिब से भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर पर हब और इसके इतराफ़ के इलाकों में ये सप्लाई करते हुए ख़वातीन को पकड़ा गया है। बिल्कुल सही।
आसिम भट्टी इस हवाले से भी बताएगा कि जिस तरह से इसकी ऑडियो लीक हो रही थी तो लग ये रहा था कि ये कस्टमर्स को मुतमईन करने के लिए उनके अकाउंट्स नंबर भी मंगवाती है और उन अकाउंट्स नंबर पर अगर जिस तरह से प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, माल अच्छा नहीं है, तो उनको वापस भी रिफ़ंड की जाती थी अमाउंट। तो अगर ये ट्रांजैक्शन अकाउंट टू अकाउंट भी होती रही है तो फिर तो बहुत सारे नाम मजीद भी सामने आ सकते हैं जिनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन यहाँ पर होती रही है, अगर इसके अकाउंट डिटेल्स निकाली जाएँ। दूसरा ये भी बताइएगा कि बताया ये जाता है कि पिंकी जो है वो सरेआम खड़े होकर जब भी उसका सप्लाई अच्छी होती थी या उसका बिजनेस अच्छा चल रहा होता था तो यूं ही लोगों में लाखों करोड़ों रुपए बांट दिया करती थी। तो क्या ये भी उसका एक एस्पेक्ट है, उसका पहलू है उसकी ज़िंदगी का? बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि ये एक तो अपनी कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाया करती थी कि उससे ये खुद को बासर दिखाए कि मैं पावरफुल हूँ। पिंकी जो एक ऑडियो में आपने सुना एक ब्रांड है, तो ये अब जो अपने पैसे बांटने भी बड़ी मशहूर थी। और ये जो बात है कि इसके लोगों से रवाबे से लोगों से, मैंने पहले दिन हमने बात की थी कि इसके तकरीबन 2,500 के करीब इसके लोग जो हैं वो जो जेंसीज हैं और जो इसके लोग हैं जिससे राब्ते में थे, 800 बराह रास्त इससे राब्ते में थे। 2,500 वो थे जो इसके नेटवर्क के जरिए इससे कनेक्टेड थे और 800 जो इससे बराह रास्त राब्ते में थे। इन 800 अफराद में वो है जिसको आप टॉप के लोग समझ लें, जो ब्यूरोक्रेट्स और जिस तरह के सामने जिक्र किया कि इसमें उसका कारोबारी शख्सियात तो बड़े नामवर शख्सियात थे। अच्छा, वो डायरेक्टली पैसे पिंकी रिसीव नहीं करती थी। इसने एक अपना हैंडलर रखा हुआ था जो उसके अकाउंट में जाते, जिसको गुज़श्ता रोज गुलशन जोर के इलाके से हिरासत में ले लिया। और ये जो है वो इजी पैसा टाइप की और जो दूसरी आई डी कार्ड नंबर टाइप की जो अकाउंट्स हैं उनको इस्तेमाल करते थे। तो इसमें खाली एक वो नहीं, और भी बहुत सारे लोग थे जो कि इस ट्रांजैक्शन में मुलविस थे। इसमें अभी तहकीकात जारी हैं। बिल्कुल सही। और इन तहकीकात के बाद हम ये उम्मीद करते हैं और दुआगो हैं कि इसको टेस्ट केस बनाया जाए ताकि गरीबों के बच्चे या अमीरों के बच्चे बिला बच्चों को बचाया जा सके, उस अपनी जनरेशन को बचाया जा सके जो कि इस वक्त नशे की आदी होकर अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर रही है, ज़िंदगियां दाव पर लगा रही है। तो अगर ये टेस्ट केस बनेगा तो बहुत सारे और जो इस तरह के नेटवर्क चलाने वाले हैं उनको भी समझ आ जाएगी कि अब मजीद इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे साथ मौजूद थे आसिम भट्टी, ब्यूरो चीफ एक न्यूज़ कराची से। आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं और डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन, क्या मकासद लेकर वो वहाँ पर पहुँचे थे, कितना उसमें कामयाब हुए और क्या कुछ रह गया, एक ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि चीन ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से 200 तैयारे खरीदने पर इत्तेफाक कर लिया है, जो कि तकरीबन एक दहाई के बाद चीन की जानिब से अमेरिकी साख्ता कमर्शियल तैयारों की पहली बड़ी खरीदारी होगी। और सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि चीन ईरान को जंगी साजो सामान नहीं देगा। जी हाँ, और चीन ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद की पेशकश भी की है और आबनाए हुर्मुज़ को खुला हुआ देखना चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीनी सदर ने ये भी कहते हैं कि अगर ईरान के मामले पर कोई मदद कर सकते हैं तो वो तैयार हैं। चीन बहुत सा तेल ईरान से ख़रीदता है और वो ऐसा करता रहना चाहेगा। तो इसलिए अब पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि उन्हें चीनी सदर की ज़रूरत नहीं है सालसी के लिए या दोनों मुल्कों की जंग को ख़त्म करने के लिए, लेकिन अब वो कहते हैं कि चाइना ना तो उनको साजो सामान फ्राहम करेगा, ईरान की मदद फ्राहम करेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो चाहते हैं कि वो भी इसमें सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं चाइना। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के एक तो बयानात बड़े मुतज़ाद से होते हैं, वो करते कुछ है बोलते कुछ है, और अब सदर शी जिनपिंग का इस के अंदर इन्वॉल्वमेंट देना और कहना कि वो सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है, कितना खुशाइंद है। हमारे साथ डॉक्टर नवीद इलाही साहब, माहिर आलमी अमूर मौजूद। डॉक्टर शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको, डॉक्टर साहब आप कितनी पुरुमीद हैं कि चाइना इस वॉर के अंदर कोई किरदार अदा करने के लिए तैयार होगा? चाइना हमेशा बैकफुट पर रहकर खेलता है और चाइना ने गो के मदद भी बहुत की है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईरान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी चाइना की। लेकिन अब अगर चाइना डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि अब वो किसी किस्म की मदद भी फ्राहम नहीं करेंगे, जंगी साजो सामान भी ईरान को नहीं देंगे, तो क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये आप जैसे आपने खुद फरमाया कि ट्रंप का जो बयानात हैं मुतज़ाद होते हैं और अगले ही लम्हे को नया बयान दे देते हैं। अभी जो उन्होंने बयानात दिए हैं फॉक्स न्यूज़ को, और फॉक्स न्यूज़ का आपको पता है जो टिल्ट है और जिस तरह की ऑडियंस है उनको एड्रेस कर रहे थे। जब तक कम्युनिके नहीं आता और चाइनीज़ जो है रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक इस पे बिलीव करना जो है वो मुश्किल है। अब देखिए कि पहली बात उन्होंने कहा कि जी वो अब मैं जो देख रहा था कि ईरान के ऊपर एग्रीमेंट हो गया कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रखेंगे और ये उनको सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट नहीं करेंगे।
देखिए उससे पहले कि आप एक रोज़ पहले का आप देखिए डेवलपमेंट जो थी, जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खुद कहा कि जो मुज़ाकरात हैं उसमें प्रोग्रेस नज़र आ रही है, और चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि आप मुज़ाकरात को तेज़ तर कर दें, ठीक और है। ये बिल्कुल उससे बरक्स बयान दे रहे जी। हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो वो चाइना का जो तरीक़ाकार है वो ये नहीं है। देखिए दोनों पार्टीज़ जो हैं अपने अहदाफ को बड़ा क्लियरली, इकोनॉमिक और जो जियोपॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक जो उनके अहदाफ हैं उनको बड़ा क्लियरली लेके गए होंगे। जैसे चाइना ने सबसे पहले ताइवान के ऊपर अपना रेड लाइन करार दे दिया कि अगर ये होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, और बिल्कुल सही। चाइना का तरीक़ाकार ये नहीं है कि अपने अलाय के साथ इस तरह विद वन स्ट्रोक पीछे हट जाए कि मैं इक्विपमेंट नहीं दूंगा, या मैं जैसे उन्होंने कहा है कि ऑयल अब अमेरिका से लेंगे, क्योंकि ईरान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल टू चाइना था, लेकिन उनसे ले लेंगे, ऑयल लेंगे, उन्हें बहुत ज़रूरत होती है, टेक्सास से ले लेंगे और बाकी जो, लेकिन वो ईरान को नहीं इस तरह अकेला छोड़ेगा चाइना। और जो जहाँ तक बात है नेगोशिएट और मीडिएट करने की, वो थ्रू पाकिस्तान ही होगा। चाइना भी पाकिस्तान को कहेगा, वो डायरेक्ट जो है उनको पैगामात भेज देते हैं ईरान को। ज़ाहिर है उनका ताल्लुक जो है इन सालों में बहुत गहरा रहा है दोनों मामलात में, ऑयल की जो है एक्सपोर्ट और साथ जो आर्म्स की उनको प्रोविजन है, और ये जारी रहेंगी। लेकिन साथ उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो ट्रंप के भी डिमांड पूरी कर दे कि आपसे भी हम ऑयल ले लेंगे। बिल्कुल और जो वो कह रहे हैं जी हमारा एरोप्लेन्स का हुआ है एग्रीमेंट, वो भी देखने की बात है कि क्या मशरूत है, उसमें क्या सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि कम्युनिके आने के बाद सही सूरत हाल वाज़ेह होगी। अच्छा, इस दौरे के अख्ताम के बाद क्या तवक्को की जा सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग का ख़ात्मा चाहेंगे, या फिर दौरे के अंदर एग्रीमेंट्स तो हो चुके होंगे, फिर वो कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे और वो जिस तरह की विक्ट्री हासिल करते हुए इस जंग से निकलना चाह रहे हैं उस तरह की कोई कार्रवाई मुतवक्के है? ज़्यादा कभी इम्कान किस बात का है? निकलना चाह रहे हैं ना तो निकला नहीं जाएगा। तो मेरा नहीं समझता कि दोनों के पास ये, जैसे मैं पहले अर्ज करता रहा हूँ, एपिटाइट नहीं है मजीद जंग का। अगर ट्रंप ही देखिए, दोनों के जो आप इंटरनल सिचुएशन देखें दोनों ममालिक की, ईरान की और अमेरिका की, यानी एक पार्टी तो साइड पे होके बैठ गई है, वो पीछे से स्पॉइलर है, इसराइल जो है वो शरारत कर रहा है। अब जो ट्रंप का मसाइल है कि आगे इलेक्शंस उनके जो आ रहे हैं, इंटरनली लोगों का प्रेशर होता है, वो तो लूज कर जाएंगे। अभी भी उनकी जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है, अगरचे उनके जो रेड नेक सपोर्ट मौजूद है उसी तरह, लेकिन फर्क डेंट पड़ा है। तो इस तरह की वो एडवेंचरिज्म मजीद नहीं करेंगे जिससे उन्हें नुकसान होगा। बिल्कुल सही। दूसरी तरफ ईरान भी ये चाहेगा, अगरचे वो रेजिलियंट है, चाहेगा कि ये बात अब यहाँ पे ख़त्म हो ताकि मजीद डिस्ट्रक्शन ना हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों में एपिटाइट है इस बात की। अगरचे धमकी दे रहे हैं ट्रंप के वो वॉर जारी रहेगी, लेकिन अभी भी आप देखिए कि अनईजी पीस तो है, एक फ्रोजन पीस तो है। उसके बाद जब से गुफ्तगू शुरू हुई है, कोई एक्सटेंशन की बात हुए बगैर सीज फायर ही चल रहा है, सिवाय बिल्कुल। कुछ थोड़ी बहुत हॉस्टिलिटीज की। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं एक तो नहीं दोनों के समझता एपेटाइट अब नहीं है, ये दोनों अपना शौक भी पूरा कर चुके हैं जंग लड़ने का और अपने अपने हथियार, अपनी अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का, और दोनों में ही शायद अब मजीद इस चीज़ को बढ़ावा देने की ताकत नहीं है। अमेरिका भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का डैमेज, बहुत ज़्यादा डेंट बर्दाश्त कर रहा है, और ईरान भी जो है वो काफ़ी इस हवाले से मफलूज हो चुका है। अपना हुर्मुज़ बंद होने की वजह से भी, अमरीकी वहाँ पर तसल्लुत होने की वजह से भी काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अगर हम इस दौरे के अख्ताम को देखें तो एक तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी इस पर बातचीत हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े ही एक गुस्से का इजहार, या फिर उनके चेहरे से लग रहा था कि बहुत सारी ख्वाहिशात उनकी अधूरी रह गई हैं, जो अरमान वो लेकर आए थे वो उस तरह से पूरे नहीं हुए जिस तरह से वो चाहते थे। दूसरा, फिर वो अपनी ही तरफ से, अभी तो आप ये भी कह रहे हैं कि चाइना का जब मौक़िफ़ आएगा, जब चाइना की जानिब से इन बातों की तस्दीक होगी तो फिर ही उन पर यकीन किया जा सकता है। एक और जो चीज़ है वो कही जा रही है कि चीनी सदर को, शी जिनपिंग को भी सितंबर में व्हाइट हाउस आने की दावत जो है वो दी गई है, और 24 सितंबर जो है वो मुतवक्की तारीख हो सकती है। साथ ही साथ उनको जो खातून अव्वल हैं चीनी, वो भी, उनको भी साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो दावत दे रहे हैं कि आप भी साथ जो इस दौरे में शिरकत कीजिएगा। तो लगता यूँ है कि जैसे फैमिली ताल्लुकात बढ़ाने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े तावले हो रहे हैं कि खातून अव्वल को भी दावत दे रहे हैं, साथ शी जिनपिंग को भी, अब चीनी सदर को भी दावत दे रहे हैं। तो अब दो जब सुपर पावर मुल्क, एक सुपर पावर है और चाइना भी है, सुपर पावर से कम नहीं है, वो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर वो बता रहा है कि वो कहाँ पर स्टैंड करता है। तो आप समझते हैं कि ये ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे? चीनी सदर का दौरा अमेरिका आप समझते हैं हो सकता है आने वाले दिनों में?
ट्रम्प बेसिकली आप देखिए कि बिजनेसमैन है और एक डेवलपर हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की परवाह किए बगैर जहाँ जहाँ पे उनको मॉनेटरी बेनिफिट होता हो, बिजनेस बेनिफिट होता हो, वहाँ पे वो एग्रीमेंट कर लेते हैं। और यहाँ भी चाइना से बड़ा इन्वेस्टर या उनका सपोर्टर कौन हो सकता है इस माली मदद में, तो उसको वो करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह वो यहाँ पे आएँ, उनके बिजनेसेस यहाँ पे आएँ और वो यहाँ पे जो अपना भी इंटरेस्ट है वो भी वॉच हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक लिहाज से तो ठीक है कि वॉर के बजाय बिजनेस हो जाए, और चाइना की कैपेसिटी है कि उनकी वो रिक्वायरमेंट्स मीट कर लेगा। और जब आपने उनको बुला लिया वाइट हाउस में, तो उस दौरान आप इस तरह की हरकत नहीं करेंगे कि आप हमले करें ईरान के ऊपर, जिसका क्लोज कनेक्शन है चाइना के साथ। और चाइना का भी जो आप देखिए कि वहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से कंटेनर्स जाने होते हैं, उनको भी वो हिट हो रहे हैं, तो वो भी जाहिर है को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो चाइना इन मामलों में जो है वो बहुत नो नॉनसेंस अप्रोच रखता है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो है अच्छाई की तरफ, मुस्बत तरफ बढ़ रही हैं, और दोनों को इस बात का अदराक है कि एक दूसरे से बेहतर ताल्लुकात में ही फ़ायदा है। और चाइना की प्रैग्मेटिज्म ये है कि वो जो अपने उनके जो इश्यूज होते हैं उनको हमेशा वो साइड पे रख देता है, पहले CBMs की तरफ चल पड़ता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जाएं, जो मेन इशू है, जो सबसे ज़्यादा टिकलिश इशू है, उसको बाद में रिजॉल्व कर लेंगे ताकि बाकी चीज़ें पहले हल करना शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है अभी भी यही अप्रोच है। बिल्कुल। अच्छा, चाइना की तरफ से डॉक्टर साहब ये तो कहा गया कि हमें एक दूसरे का हरीफ नहीं होना चाहिए बल्कि दोस्त होना चाहिए, इसी में दोनों का और हमारी आवाम का भी मफाद है। लेकिन अमरीकी वफ्द की बात की जाए, अगर एक्सप्रेशंस की बात की जाए, बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए, काफ़ी तनाव में, काफ़ी ज़्यादा दबाव में महसूस हुए डोनाल्ड ट्रंप भी और उनके तमाम काबीना के अरकान भी। उनके जो साथ उनका वफ्द था, चाहे पीट हेग्सेथ हो, मार्को रूबियो हो, काफ़ी मुतासर भी नज़र आए, काफ़ी दबाव में भी नज़र आए हैं। तो ये इस दबाव की वजह मुमकिन तौर पे क्या हो सकती है? एक कल्चरल डिफरेंस है या कुछ और है, या जिस तरह का रिसेप्शन दिया गया, हमने देखा कि जिस वक्त रिसीव करने के लिए आए हैं प्रेसिडेंट शी, तो अपने जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, वहीं पे खड़े खड़े उन्होंने हाथ भी बढ़ाया है। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये किस चीज़ का तासुर दे रही है? और फिर उन्होंने माजी के हवालों का भी जिक्र किया, और उसमें उन्होंने जाहिर करने की कोशिश की कि चाइना इस वक्त तरक्की पजीर सुपर पावर है और अमेरिका जवाल पजीर सुपर पावर। तो इम्पैक्ट क्या होगा इन सारे बॉडी लैंग्वेज का, इस गुफ्तगू का, इन हवालों का? नहीं, मेरे ख्याल ये सिर्फ एक इंसिडेंट नज़र आया है जिसमें शी अपनी जगह पे खड़े रहे हैं, शायद प्रोटोकॉल ही उनका इस तरह का हो या उन्हें डिसाइड किया हो, वरना तो रिसेप्शन बहुत अच्छा उनका किया गया जब वो गए हैं बैंक्वेट पे जी। और उन्होंने तमाम उनको सल्यूट दिया गया, गन सल्यूट दिया गया, बच्चे मौजूद थे झंडियाँ लेके, यानी जितना बेस्ट उनको रिसेप्शन हो सकता है वो उनको दिया गया उस लिहाज से। तो बॉडी लैंग्वेज शायद मेरा ख्याल है उनके प्रोटोकॉल का हिस्सा ऐसा ही है कि वो इस तरह ही ट्रीट करते हैं। और शी देखने में भी ज़रा कोल्ड लगते हैं, एक्सप्रेशनलेस होते हैं। और उन्होंने आप देखा कि जैसे ट्रम्प को आदत है कि वो हैंडशेक करते हैं और खींचते भी हैं, यहाँ पे उन्होंने इस हरकत का रवैया अपनाया। लेकिन किया। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो सोच कर गए थे, जिन एक्सपेक्टेशंस के साथ, जिन तवक्कुआत के साथ, वो उन मकासद में कामयाब हो पाए? नहीं, मेरा ख्याल है कि पहला उनका मकसद जो है, आप देखिए कि दोनों को डाइवर्जेंट भी थे ना, जाते ही ये बात कर रहे हैं ईरान की, वो बात कर रहे हैं ताइवान की जी। लेकिन उसके बाद फिर तनाव के बाद वो जो इकोनॉमिक उनकी दोनों की इंटरेस्ट है उसके ऊपर आए हैं, जहाँ पे मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा डेलीगेशन लेके गए थे जिसमें इन्वेस्टर्स भी थे, बिजनेसमैन भी थे। तो उसके ऊपर मैं समझ रहा हूँ कि अगर ऑयल पे राजी हो गया है चाइना, तो वो भी उनके लिए, अगर जहाज खरीदने पे राजी है तो वो भी उनके लिए एक विन विन सिचुएशन है। सही। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे तो दोनों का एग्रीमेंट हो रहा होगा। सिर्फ जो जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं वो तनाव का बायस बन सकते हैं, उसके ऊपर दोनों को सोचना पड़ेगा।
और खास वैसे तौर पे भी ईरान और काफ़ी स्टेट ऑफ अरसे के हॉर्मुज़ बाद में। ये बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आने लगी है। तो एक दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, आलमी मईशत पर बातचीत हो रही है, तो कुछ बेहतरी आई है, ग्रेजुअली बेहतरी आती है। एक ही मुलाकात से डोनाल्ड ट्रंप राम नहीं कर सकते थे चीनी सदर शी जिनपिंग को, तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि कितनी बेहतरी आती है और क्या दौरा है अमरीका भी चीनी सदर का या नहीं, और उससे पहले ईरान और अमरीका का तनाज़ा किस करवट बैठता है या किस हद तक हल हो पाता है। थैंक यू सो मच इस पर भी डॉक्टर हम नवीद बात इलाही साहब हमारे साथ करते मौजूद थे। रहेंगे। बहुत बिल्कुल जी, और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर अहम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। हम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी आपको बताएं कि एबटाबाद बेनज़ीर शहीद DHQ अस्पताल के डॉक्टर का कारनामा ब्रेन ट्यूमर के मरीज का बगैर बेहोशी के कामयाब ऑपरेशन करके माजूरी से बचा लिया है। और दुबई में काम के सिलसिले में मौजूद मानसहरा की ये रिहायशी थे। ब्रेन ट्यूमर ने ज़िंदगी की उम्मीद भी उनसे छीन ली थी। फिर दुबई में भारतीय डॉक्टरों ने ऑपरेशन भी किया जो कि कामयाब नहीं हो सका, लेकिन पाकिस्तान में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने ये कामयाब ऑपरेशन करके मरीज को एक नई जिंदगी की उम्मीद दिला दी। बिल्कुल, और ये कारनामा किस तरह से सरअंजाम दिया डॉक्टर शाह खालिद ने ताल्लुक है। डॉक्टर शाह खालिद आपको वेलकम कहेंगे, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद इस ज़बरदस्त कामयाबी पर। एक तो ये बताएगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड केस था, जो कि हम देखा कि भारत के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर भी कोशिश नाकाम हो गई, जहाँ के बहुत से मरीज़ हैं वहाँ से सेहतियाब होकर आते हैं, लेकिन इस केस को वो हैंडल नहीं कर पाए। कॉम्प्लिकेशंस क्या थी और आपने इसे कैसे मुमकिन कर दिखाया? क्या थी ऐसे कैसे? सबसे पहले सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, स्पेशली उबैद रहमान सुलेमानी साहब का, कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का। ये जो पेशेंट है इनका नाम अमजद है और इनका ताल्लुक़ ज़िले मानसहरा से। ये पिछले कुछ अरसे से दुबई के एक मशहूर अस्पताल में इनकी सर्जरी हुई थी और वहाँ पे एक इंडियन न्यूरो सर्जन था, उन्होंने इनकी सर्जरी की थी। ये जब उन्होंने वहाँ पे इनकी MRI की ऑपरेशन के बाद, जो कि यूजुअली जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जो है ऑपरेशन के दूसरे तीसरे दिन जो है MRI करनी होती है, और उसका मकसद यही होता है कि उस पर आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि ट्यूमर जो है वो कितना निकल चुका है और कितना रहता है, आया उसके लिए मज़ीद किसी इलाज की ज़रूरत है कि नहीं। तो ये वापस इलाज के सिलसिले में जो है ये पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए, क्योंकि इनका जो ट्यूमर था वो तकरीबन 10% से ज़्यादा नहीं निकला हुआ था। जब ये हमारे पास पाकिस्तान इधर ले आए, हमने दोबारा इनकी MRI की, और इस MRI पे जो है हमने देखा कि इनकी ट्यूमर जो है 10% से ज़्यादा नहीं निकली हुई है। हमने इनको दोबारा जो है ऑप्शन दी कि हम आपकी दोबारा सर्जरी करेंगे, लेकिन ये सर्जरी जो है इसके लिए आपको बेहोशी नहीं देनी पड़ेगी, और ये हम नेविगेशन गाइडेड करेंगे। उसके लिए हमने जो है लाहौर से एक नेविगेशन मशीन मंगवाया। हमने इनको किसी किस्म की बेहोशी नहीं दी, सिर्फ इनके सर के ऊपर जो चमड़ा था उसको सुन किया था। ये ऑपरेशन तकरीबन 3.5 घंटे में मुकम्मल हुआ। ऑपरेशन के दौरान ये मुकम्मल होश में थे, ये हमारे साथ बातचीत भी कर रहे थे और ये अपना हाथ और पैर भी हिला रहे थे। जब ऑपरेशन के बाद हमने इनकी MRI की तो उस पर हमें ये कंफर्म हुआ कि हमने इनका ट्यूमर जो है 100% रिमूव किया। इनको अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं आई। ये पेशेंट बिल्कुल सेहतियाब है और चल फिर भी रहे, बात भी बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर शाह, ये बताइएगा कि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि आपने सिर्फ जो ऊपर वाली स्किन थी, ऊपर वाली लेयर थी, चमड़ी थी, आपने उसको सुन किया था और बाकी आपने उनको होश में रखा। एक तो ये बताइएगा कि 100% ट्यूमर को निकालना कितना कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि जिन डॉक्टर्स ने 10% सिर्फ ट्यूमर को रिमूव किया, शायद उनको खदशात होंगे कि किसी न किसी किस्म का कोई पैरालाइज अटैक या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़ जाएँ, इस वजह से उन्होंने 10% तक रिमूव किया होगा। और आप कितना श्योर थे कि 100% निकालने के बाद भी पेशेंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेगा, उसकी बॉडी नॉर्मल बिहेव करेगी। और दूसरा, क्या पेनफुल था, क्योंकि सिर्फ स्किन को आपने उस वक्त तक सुन किया हुआ था, तो बाकी बॉडी, बाकी जो सर का हिस्से थे वो तो दर्द में होंगे, तो क्या पेशेंट पेन भी फील कर रहा था उस वक्त? ये जो पेशेंट था, इनकी ट्यूमर जो दुबई की सर्जरी हुई सके, तो इस तरह आजकल के ज़माने में जो इस तरह के ट्यूमर्स के लिए जो कि
दिमाग के एक ऐसे हिस्से में मौजूद था कि जिसका काम जो है हाथ और पैर के हरकत के साथ है कि ट्यूमर वो यूज कर रहे होते हैं। न्यूरो नेविगेशन एक ऐसा सिस्टम है कि जो आपको बताता है कि ट्यूमर की बाउंड्रीज कहाँ पे ट्यूमर और नॉर्मल ब्रेन में आपको डिफ्रेंशिएट करता है, और उससे आप चेक करते हो कि आप कहीं नॉर्मल ब्रेन को डैमेज तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उससे आप ये इंश्योर करते हो कि ट्यूमर 100% जो है वो आपने रिमूव किया है या नहीं किया है। तो हमने इसमें न्यूरो नेविगेशन मशीन यूज़ किया था। दूसरी इसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो थी एवेक ब्रेन सर्जरी। एवेक ब्रेन सर्जरी जो है इसका कंसेप्ट पहले खैबर पख्तूनख्वा में नहीं था। मैंने जो है ये सर्जरी स्टार्ट की थी जून 2025 में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे केसेस ऐसे किए हैं कि जिनमें इस पेशेंट में भी हमने पढ़ा है होती है। शुरू में 10-12 इंजेक्शन जो है वो लगते हैं सर के ऊपर चमड़े में। उसके बाद सर को जो है एक क्लैंप में फिक्स किया जाता है और फिर न्यूरो नेविगेशन मशीन के साथ जो है वो रजिस्टर की जाती है। तो पेशेंट को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती है, और इसका फ़ायदा भी यही होता है कि आप जो है जब ट्यूमर निकालते हो तो आप मरीज़ को ऑब्जर्व करते हो कि उसमें कोई डेफिसिट, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर कोई नुकसान हो रहा है तो फिर आप वहाँ बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये कारनामा, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के और भी अगर खुदा न खास्ता कोई केसेस आते हैं तो इसी कामयाबी के साथ उनका भी इलाज किया जाएगा ताकि वो एक खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाह खालिद हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से उन्होंने तमाम प्रोसेस बताया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में जब हर जगह से डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया तो फिर पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने अपनी सलाहियतों का जौहर दिखाया और उस मरीज़ को सेहतयाब करने में पूरी तरह से अपनी तमाम एफर्ट्स पुट किए। और पाकिस्तान की मेडिकल फील्ड का ये एक बड़ा कारनामा है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक, और अब बात कर लेते हैं गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले जर्मन पाकिस्तानी तालिब इल्म डॉक्टर मोहम्मद ताहा चीमा की, जिन्होंने शानदार तालीमी कारकर्दगी दिखाते हुए बुल्गारिया की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में तारीख रकम कर दी है। और बुल्गारिया में वाक़ मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाले 375 बैनुल-अक़वामी तलबा में से डॉक्टर ताहा चीमा ने सबसे आला ग्रेड हासिल करके टॉप ग्रेजुएट होने का एजाज़ भी अपने नाम किया है, और उन्हें ग्रेजुएशन क्लास का 2026 का वैलेडिक्टोरियन भी करार दिया गया है, जो किसी भी फारिगुल तहसील तालिब इल्म के लिए सबसे बड़ा तालीमी एजाज़ समझा जाता है। जी हाँ, और वो इस यूनिवर्सिटी में ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं, जिस पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी खुशी का और फ़ख्र का इजहार किया है। हमें भी फ़ख्र है उन पर। और ग्रेजुएशन तकरीब के दौरान डॉक्टर ताहा चीमा ने अलविदाई खिताब में भी कहा कि बाबाए कौम मोहम्मद अली जुनाह के अल्फाज उन्होंने दोहराए हैं, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन मौजूदा आलमी तनाज़ात के तनाजुर में अमन और जो हम आहंगी है उसका पैगाम भी दिया। तो ये शानदार कामयाबी उन्होंने किस तरह से हासिल की है, इस पर भी हम बात करेंगे। बड़ा ही अहम संग मेल करार दिया जा रहा है। डॉक्टर ताहा चीमा टॉप ग्रेजुएट हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर ताहा आपको। आपकी इस कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद, और पूरे पाकिस्तान को आप पर फ़ख्र है कि हमारे पास इतने होनहार सपूत मौजूद हैं। अपनी इस कामयाबी और अपने सफ़र के हवाले से कुछ बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन शो। आपकी टीम को और आप होस्ट को। देखिए, ये तो कामयाबी, मैंने हमेशा कहा कि मेरा एजाज़ नहीं है, दिस नॉट माई अचीवमेंट, ये पूरे मुल्क पाकिस्तान की अचीवमेंट है और हर उस मुसलमान की अचीवमेंट है जो कि पाकिस्तानी पर फ़ख्र करता है। तो बस जस्ट अमेजिंग मोमेंट जिसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ आपके शो के थ्रू भी और आप होस्ट के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त है ये कामयाबी भी, और तमाम पाकिस्तानियों को आप पर फ़ख्र है। चैलेंजेस कितने थे, कितना मुश्किल रहा ये सफ़र, और गाइडलाइन कहाँ से लेते रहे, मेंटर कौन है आपका? ऑफ कोर्स हर जर्नी चैलेंजेस होती है, स्पेशली जो मेडिसिन की जर्नी होती है। वी वर लाइक एज यू मेंशन 375 स्टूडेंट्स स्टार्ट में, जिसमें 88 ग्रेजुएट हुए। तो आप कंपटीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसमें इटालियन स्टूडेंट्स भी थे, फ्रेंच भी थे, ग्रीस के हर इंटरनेशनल कम्युनिटी मौजूद होती है, और क्योंकि स्टडी भी इंग्लिश में होती है तो इसमें से 88 ग्रेजुएट होना, हाउ टफ इट वाज। लेकिन आपको पता है आपने गिव अप नहीं करना होता। मैंने अपनी स्पीच में भी जो कि जिसका आपने जिक्र भी किया है, अपने कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो 3 जुमले जो कि हमेशा गोल्डन वर्ड्स में याद रखे जाते हैं
और फिर मैं इकबाल को बड़ा फॉलो करता हूँ, क्योंकि इकबाल ने कहा था कि दश्तो दश्त है, दरिया में भी दौड़ाती है घोड़े हमने। तो ऑफ कोर्स चैलेंजेस को जो है फेस करना हम पाकिस्तानियों के खून में है, तो इंशाल्लाह जब कभी चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर ताहा, ये भी बताइएगा कि आपने ये ग्रेजुएशन क्लास 2026 में वैलेडिक्टोरियन का भी आपको खिताब मिला है, जो कि कहा जाता है कि मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा एजाज़ भी है। और कितने स्टूडेंट्स थे जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ, या आप वाहिद थे इस बैच के जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ? जी, मेरे साथ एक इटालियन स्टूडेंट था, लेकिन वो एक आप समझ लें कि उसका कुछ बाहर के प्रोग्राम से, एक्चुअली वो एग्जैक्टली हमारी यूनिवर्सिटी से नहीं था, लेकिन हम 2 ही स्टूडेंट थे, जिसमें से पाकिस्तानी मैं पहला ही हूँ और एक दूसरा इटालियन स्टूडेंट था। ज़बरदस्त। तो अपनी इस कामयाबी को किसके नाम करना चाहेंगे? वैसे तो बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के नाम करते हैं या अपने असातिज़ा को उसका क्रेडिट देते हैं। आप इस मेहनत, क्योंकि मेहनत तो आपकी है, उसके पीछे बहुत सारी दुआएं भी यकीनन होंगी, बहुत सारी सपोर्ट भी होगी, किसको क्रेडिट देते हैं? जी, इसका क्रेडिट तो पूरे मुल्क पाकिस्तान को जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा, लास्ट इंटरव्यूज में भी कहा कि इसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा हर उस मुसलमान को जाता है, स्पेशली मेरे फ़लस्तीन के मुसलमानों को, क्योंकि मैं इधर जर्मनी में पॉलिटिशियन भी रहा हूँ, इलेक्टेड पॉलिटिशियन रहा हूँ, तो मैंने हमेशा मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई है। मुझे पिछले दिनों हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं अवैस नूरानी साहब, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया कि सीएम जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात, कुछ प्लान है। तो मैं एकदम शॉक हो गया कि पाकिस्तान की तरफ से इतनी सपोर्ट मिल रही है। तो इस वजह से मैंने ये सारी अपनी कामयाबी जो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए किया, हर उस मुसलमान के लिए किया जो मेरे लिए दुआएं करता रहा है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हो। तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं आप तो डॉक्टर ताहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ग्रेजुएट्स को, बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट्स को भी शिकायत रहती है कि उन्हें तबकी नहीं मिलती। तो अगर आपको रिकग्निशन मिल रही है हुकूमती सतह पे, तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बात है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आगे किस चीज़ पे फोकस किया हुआ है? कोर्स फॉर श्योर हमारा खुद का भी, आप अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, हम सोशल इश्यूज पे आवाज़ उठाते हैं हर प्लेटफॉर्म पे। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान आऊँगा। मेरी खुद की फैमिली एक बहुत जानी पहचानी पॉलिटिकल फैमिली है, तो पाकिस्तान आऊँगा। और आपका ताल्लुक गुजरांवाला से भी है, तो खाने पीने के तो शौकीन होंगे आप यकीनी तौर पे। बेशक, हमारा खुद का रेस्टोरेंट भी है, और लेकिन ये तो हमारे ऊपर एक लेबल लगाया जाता है ना कि खाने के शौकीन है गुजरांवाला वाले पहलवान, तो इसी चीज को चेंज करना था, इसी लेबल को चेंज करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ताहा, आप फिर अपने रेस्टोरेंट में अपनी डिग्री से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और पढ़ी लिखी मेडिकल डिशेस जो है वहाँ पर लाइएगा, हाइजेनिक। और ये जो पहलवानी है आपने दिखाई है पढ़ाई के मैदान में। हाँ, इंशाल्लाह। नहीं, आप बस दुआ करते रहा करें। हमारे पाकिस्तान में बहुत से टैलेंट मौजूद हैं जिनको हमें, मैं हमेशा कहता हूँ यही चलेंगे तो रोशनी होगी। बहुत से टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जमीन बहुत जो है ज़रखेज़ है, बहुत टैलेंट मौजूद है। तो आप जैसे जो प्रोग्राम्स करते हैं, आप जो होस्ट हैं, आपकी टीम है, ऐसे टैलेंट्स को आगे लाया करें। डेफिनेटली। और इसी मकसद के लिए हमने आपको भी इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तानियों से कि ये हमारा होनहार बच्चा इस वक्त इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान का, अपने शहर का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर रहा है। बेस्ट ऑफ लक, ढेरों दुआएं आपकी कामयाबी के लिए। इसी तरह से कामयाबी की और भी जो संगीन मील हैं अबूर करते रहिए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर ताहा, टॉप ग्रेजुएट हैं। और अब आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक के जानिब, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहा अकरम, माहिर ग़िज़ाइयत हैं आप। रोज़ाना मामूल की जो कैलोरीज हैं उनमें कमी उम्र बढ़ाने में मददगार है, ये एक तहकीक सामने आई है जिसके ऊपर हमने आज का अपना सेगमेंट रखा है। नई तहकीक ये बताती है कि रोज़ाना की खुराक में अगर मामूली सी कमी कर दी जाए तो वो ना सिर्फ आपका वज़न कम करती है बल्कि आपकी सेहत को भी बेहतर करती है। यानी कि आपके दिल की सेहत है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। तो क्यों फिर हम अपनी कैलोरीज जो है वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हमारी थोड़ी सी कैलोरीज में कमी करने से, यानी कि अगर 2000 कैलोरीज आप ले रहे हैं तो आपको इसमें से तकरीबन भी कोई 20 कैलोरीज या 25 कैलोरीज थोड़ी कम कर देनी चाहिए, ताकि 200 कैलोरीज तकरीबन कम कर देनी चाहिए 2000 में से, ताकि आप जो एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी सकें। लेकिन ये कैलोरीज का जो हिसाब किताब है ये कैसे रखा जाए, किस ग़िज़ाई अशिया के अंदर कितनी कैलोरी होती है, क्योंकि हम चिप्स भी लपेट जाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, सब कुछ फास्ट फूड में, तो हमें किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं रहता, और कोल्ड ड्रिंक्स ख़ास तौर पे। तो इसका ख्याल किस तरह से रखा जाए, पहचान कैसे हो सकती है? ज़ुहा अकरम साहिबा हमारे साथ मौजूद, ज़ुहा आपको वेलकम कहेंगे। और कैलोरीज हैं, यकीनी तौर पे इससे आपकी सेहत बहुत ज़्यादा बेहतर भी हो सकती है और बिगड़ भी सकती है। तो पता कैसे चलता है कि किस चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं और ये कितना ज़रूरी है इसका पता होना?
जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो इशाल एंड जुनैद। कैलोरीज़ का ताल्लुक़ बेशक हमारी सेहत के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है, और हदीस का मफ़हूम है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इंसान जो सबसे बुरा बर्तन भरता है वो उसका पेट है, और इंसान के लिए चंद लुक़मे ही काफ़ी हैं। उसको चाहिए कि 1/3 हिस्सा खाने के लिए मुख्तस करे, 1/3 हिस्सा पानी के लिए मुख्तस करे, और 1/3 हिस्से को सांस के लिए खाली करे। तो पता चलता है कि कैलोरीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना ही एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ गामज़न कर सकता है। तो कैसे पता चलता है कि कितने कौन से फूड ग्रुप के अंदर कितनी कैलोरीज़ हैं? ये तो जाहिर सी बात है, उस्दा ने हमें एक उस्दा गाइड पिरामिड दिया हुआ है। सर्विंग साइज़ का प्रॉपर हिसाब होता है जो डाइटिशियंस को मालूम होता है, जिसके मुताबिक वो एक प्रॉपर कैलोरी की डाइट देते हैं वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं वेट लॉस के लिए कितनी कैलोरी का डाइट प्लान दूंगी, तो मैं तकरीबन 1200 to 1400 कैलोरीज का डाइट प्लान दूंगी वेट रिडक्शन के लिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे एक पिज़्ज़ा और फ्राइज़ और लोडेड बर्गर्स के अंदर कितनी कैलोरीज़ होती हैं, तो मैं कहूँगी कि 250 to 350 किलो कैलोरीज़ एक ही पिज़्ज़ा और बर्गर के अंदर होती है, जो हमें हर हाल में अपनी डाइट में से रिस्ट्रिक्ट करना ही होगा। एक बहुत प्यारी बात यहाँ पे मैं कहूँगी कि कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें चाहिए कि मसनून दुआओं को अपनी ज़िंदगी का शुमार, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जब भी कोई खाना खाएं फ़ौरन से पढ़ें आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। वो खाना आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जब भी कोई खाना खाएं, जब भी कोई चीज़ खाएं, फ़ौरन से पढ़ें बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा अस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। वो खाना आपको हरगिज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगा। कैलोरी को डाइट में रिस्ट्रिक्ट करने के लिए रिकमेंडेड है कि तमाम फूड ग्रुप्स में से एक प्रॉपर बैलेंस पोर्शन और सर्विंग साइज़ दिया जाए, यानी कि मिल्क और मीट में से 2 to 3 सर्विंग्स हों, वेजिटेबल्स में से 3 to 5 सर्विंग्स हों, ग्रेन्स में से 6 to 11 सर्विंग्स हों, और फैट स्पेरिंगली यूज़ हो। अच्छा, सर्विंग स्पून आप कह रही हैं टेबल सर्विंग साइज़ का हिसाब जिस तरह अगर मैं 2 to 3 सर्विंग्स फ्रूट के बारे में कह रही हूँ, तो आप दिन में 2 से 3 मरतबा फ्रूट ले सकते हैं। इसका मतलब ये है। अगर मैं 3 to 5 सर्विंग्स वेजिटेबल्स की कह रही हूँ, तो इसका मतलब आप दिन में 3 से 4 मरतबा सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल ले सकते हैं। अगर 6 to 11 सर्विंग्स ऑफ मैं ग्रेन्स की कह रही हूँ, तो इसका मतलब आप दिन में 3 मरतबा एक मीडियम साइज़ की चपाती रोटी खा सकते हैं। इसके अलावा इशाल मैं ये कहूँगी कि कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ख़ास तौर पे वो लोग जो कि शौकीन हैं कि उनको बहुत जल्दी से वज़न कम हो जाए, उनको चाहिए कि शुगर को, जो कि वाइट पॉइज़न है, अपनी डाइट में से कट बैक करें। और आप देखेंगे कि 3, 4, 5, 6 और 7 kg वज़न सिर्फ 3 से 4 महीनों में रिड्यूस हो गया है, अगर हमने अपनी चाय के अंदर, कॉफ़ी के अंदर, ब्लैक टी के अंदर शुगर का इस्तेमाल ही ख़त्म कर दिया है। और इसके अलावा सूरत कुरैश का वेट बेहतरीन है वेट रिडक्शन के लिए, अपनी डाइट के अंदर कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। यानी कि 3 मरतबा अगर हर खाने के बाद सूरत कुरैश पड़ी जाए तो बहुत जल्दी वज़न कम होता है और डाइट में से कैलोरी रिस्ट्रिक्ट होती है। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताई है ज़ोहर साहबा। लेकिन मैयर करने के लिए कोई वेट मशीन भी ऐसी दस्तियाब है जिसके ऊपर रख के आपको पता लग जाए कि इस फूड आइटम में इतनी कैलोरीज होती हैं? और फिर एक बार फिर से अगर आप रिपीट कर सकें कि एक नॉर्मल इंसान को एक दिन में कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं? हाँ जी, मैं रिपीट करूँगी कि एक नॉर्मल इंसान को देखिए, ये जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है ना जिन्हें, ये भी डिफ़र करती है एज, जेंडर और फिज़िकल एक्टिविटी के साथ। जिन लोगों की एज ज़्यादा होती है उनको थोड़ी सी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम की ज़रूरत होती है। जिनकी एज मतलब मुनासिब होती है तो उनको कैलोरी रिक्वायरमेंट, जिस तरह फिजिकल एक्टिविटी जिनकी ज़्यादा होगी तो उनको कैलोरी रिक्वायरमेंट पोर्शन में अगर डिवाइड करते हैं, हाँ, टीनेजर्स के लिए, मिडिल एज और बुजुर्गों के लिए, तीनों को अगर आप एलैबोरेट कर सकें। जी बिल्कुल। तो तकरीबन 1500 kcal का डाइट प्लान बनेगा औरतों के लिए, और 2000 to 3000 kcal का डाइट प्लान बनेगा मर्दों के लिए। और अगर बुजुर्गों की बात की जाए तो उनको भी 1200 का डाइट प्लान चाहिए होगा। टीन एज में अगर हम चले जाएं तो तकरीबन 2000 kcal का डाइट प्लान बेहतर रहेगा। ठीक है। अच्छा, आपने डॉक्टर साहब एक तो मर्दों के लिए 2000 कैलोरीज बताई हैं, तो क्या ये उसकी, अगर वो वर्कआउट नहीं भी करता, मिडिल एज में है, तो भी उसकी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज ही रहेगी, या फिर अगर वर्कआउट करने वाला बंदा है तो उसके लिए आप कैलोरीज कम कर देंगी या ज़्यादा कर देंगी? और अगर हम अपनी कैलोरीज डेली बेसिस पे वर्कआउट करते हैं, ख़वातीन, मर्द या बुज़ुर्गों को भी हम करवाते हैं, और कैलोरीज बर्न हो रही हैं, तो फिर भी रिक्वायरमेंट सेम रहेगी? अच्छा, ऐसा है कि मर्दों की कैलोरी रिक्वायरमेंट मैंने इसलिए भी ज़्यादा रखी है क्योंकि उनका मसल मास ज़्यादा होता है,
उनका बॉडी साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू और ख़वातीन। और इसके अलावा उनकी जो हार्मोन की कुछ डिफरेंसेस हैं औरतों के साथ, जिसकी वजह से मर्दों के लिए कैलोरी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर वो वर्कआउट करते हैं तो उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट अगर मैं 2000 दे रही हूँ तो उसको 2500 kcal तक कर सकती हूँ। अगर कोई शख्स अपनी कैलोरीज को सही तरीके से बर्न करता है, यानी कि वो उतना जितना खाता है उतनी ही कैलोरीज को बर्न कर रहा है एक्सरसाइज, वॉक या जिम के ज़रिए से, तो भी हम उसकी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा सा कम कर देंगे और उसकी डाइट प्लान को 2500 kcal तक रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे। लेकिन जिन लोगों ने वेट रिड्यूस करना है उनको हम 1400 kcal का या 1500 kcal का डाइट प्लान देंगे। मैं एक छोटा सा डाइट प्लान यहाँ पे शेयर कर देती हूँ 1400 kcal का, 1200 kcal का। आपने आजकल तरबूज मौजूद है, सुबह मुँह निहार तरबूज का जूस लेना है, लेकिन अगर रॉ फ्रूट लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसके अंदर पल्प और फाइबर का हिस्सा मौजूद होता है। आप अगर हाफ बोल तरबूज ले लें सुबह मुँह निहार, वेल एंड गुड। उसके बाद आधा या 1 घंटे के बाद ब्राउन ब्रेड के साथ 2 स्लाइसेस ब्रेड के, अगर स्क्रैम्बल्ड एग फ्राइड या फिर बॉयल्ड एग का एग का इस्तेमाल करेंगे बेहतरीन रहेगा। उसके साथ ब्लैक टी का इस्तेमाल करें और जिसके अंदर चीनी ना हो। और फिर मिड डे स्नैक में ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी भी यूज़ किया जा सकता है। ग्रीन टी अगर इस्तेमाल करनी है तो फिर वो लेमन ग्रास ग्रीन टी इस्तेमाल करें। और दोपहर में यू कुड गो फॉर लाइक 1 मीडियम साइज चपाती, रोटी, सालन, लेग्यूम्स, पल्सेस, जो भी चीज़ आपको पसंद है, लेकिन उसको सैलेड के साथ इस्तेमाल करेंगे जिसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल कर लें वेट लॉस के लिए। और योगर्ट का अगर इस्तेमाल करना है तो उसके अंदर अलसी यानी कि फ्लेक्स सीड्स का इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन रहेगा। और जिस तरह बताया सूरज कुरैश का विर्द होगा 3 मरतबा हर खाने के बाद। और फिर मिड डे स्नैक में आप ऐसा करें कि कोई बिस्किट या मफ़िन ले लें और रात सोने से पहले उसको कोई चीट मील रख लें, राइस रख लें, स्टेक रख लें, मैश पोटैटो रख लें सैलेड के साथ, लेकिन आधा घंटा पहले एक फ्रूट की सर्विंग लाजमी लें हर खाने से पहले, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो। और रात सोने से पहले नीम गर्म दूध का कप। लेकिन ये सारा डाइट प्लान जो मैं बता रही हूँ ये तकरीबन 1500 kcal 1400 kcal का डाइट प्लान है, जिससे वेट रिडक्शन की तरफ बहुत जल्दी इंसान गामजन होता है। लेकिन इसके साथ आपने सूरज कुरैश को लाजमी पढ़ना है 3 दफ़ा हर खाने के बाद। अच्छा जोसेफ, और हाँ बिल्कुल सही है, आप बात मुकम्मल कर लीजिए। हाँ जी, मैं बात ये मुकम्मल करूँगी। कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है, उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि वो सूरज शम्स का वेट पानी के ऊपर दम करके, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि पानी के अंदर अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, तो उसके ऊपर 41 टाइम सूरज शम्स का वेट करके उस पानी को पिए। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खाने की आदत ख़त्म होगी, ये तो बहुत और अच्छी बुरी चीज़ें आदतें भी बता रहे ख़त्म हैं। होंगी। लेकिन सबसे पहले नमाजें भी शुरू करनी चाहिए ना। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता ये सारा कुछ करता रहे तो वो असर भी ज़ायल हो जाएगा। खैर, आप बातें बहुत अच्छी बता रही हैं, अल्लाह करे कि हम इस पर अमल कर सकें। अच्छा, जो शुगर के पेशेंट हैं, क्योंकि अब बेशतर लोग शुगर के मर्ज़ का शिकार हैं, उनके लिए भी डाइट प्लान यही होगा या उसको चेंज करेंगे? क्योंकि उसमें हर चीज़ में तो मीठा होता है, तो उसकी एहतियात बड़ी ज़रूरी होगी। अच्छा, शुगर के मरीज़ों के लिए जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था, वो मुँह निहार वाटरमेलन तो नहीं लेंगे क्योंकि उसके अंदर भी शुगर का कंटेंट है। उसके बजाय वो जामुन की गुठली का पाउडर लेंगे, ½ टीस्पून पानी के अंदर उसको अच्छे तरीके से उसको डिज़ोल्व करके। तो वो कड़वा कड़वा नहीं, इट्स ओके टू। और अगर आपको कड़वा लगता है तो उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल लें, स्टीविया वगैरह, तो उसकी वजह से। अच्छा, हनी का एडिशन भी किया जा सकता है उसके अंदर, बिल्कुल शुगर के पेशेंट्स के लिए। लेकिन शुगर के पेशेंट्स के लिए एक बेहतरीन टिप, जिन लोगों को भी शुगर है, इस शो के तवस्सुल से मैं बता रही हूँ, अगर आपकी शुगर स्पाइक अप कर जाती है तो आप फ़ौरन से 30, 45, 60 मिनट्स की वॉक करें और उस वॉक के फ़ौरन बाद 1 गिलास नींबू पानी का इस्तेमाल करें बग़ैर चीनी के। शुगर फ़ौरन नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी सिर्फ 30 मिनट्स की वॉक के ज़रिए से। और जो मैंने जामुन की गुठली का पाउडर बताया कि वो मुँह निहार इस्तेमाल करना है। शुगर के मरीज़ जो हैं वो ब्राउन ब्रेड के ऊपर या मल्टीग्रेन ब्राउन ब्रेड के ऊपर बेसिकली जो मटर से बना हुआ पेस्ट है उसके ऊपर काली मिर्च डाल के उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका सैंडविच बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन रहेगा। फ्रूट चाट, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन फ्रूट के अंदर है नहीं, अगर वो आम खाते हैं तो उसको शुगर स्पाइक अप होगी। एप्पल, बनाना, हर चीज़ के अंदर थोड़ी बहुत शुगर है, तो वेजिटेबल्स ले लें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ये मैं कहूँगी कि कुछ ख़ास मिकदार के अंदर कभी कभार सेब और केले का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसमें उनको मॉनिटर करना पड़ेगा कि उनकी शुगर स्पाइक अप तो नहीं कर रही।
अच्छा जोया, ये भी बताइएगा कि हम लोग देखते हैं कि हमारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं, स्पेशली हमसाया मुल्क की, वो उनको मैं बहुत ज़्यादा देख रही होती हूँ कि वो कहती हैं कि हम तो सुबह उठ के निहार मुँह देसी घी पीते हैं। देसी घी ब्लैक कॉफ़ी के अंदर, देसी घी गर्म पानी के अंदर, और वो कैलोरीज बर्न करने के लिए भी देसी घी को यूज़ करते हैं, और अपने बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए भी पूरे दिन की शुरुआत जो है वो कहते हैं कि हम इससे करते हैं, मेटाबॉलिज्म भी इससे बेहतर होता है, और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो गट हेल्थ भी आपकी बेहतर होती है। आप क्या उसके हवाले से मशवरा देंगे? बिल्कुल, रिसर्च अब प्रूव करती है कि देसी घी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसको कॉफ़ी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉफ़ी की वजह से उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए, डी, ई और के, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल बूस्ट होते हैं। जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी के अंदर बनना ख़त्म होता है। डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, और हार्ट डिजीज़ प्रिवेंट होती हैं। देसी घी का इस्तेमाल हर शख्स को 1 चाय का चम्मच रोज़ाना अपनी कॉफ़ी के अंदर या किसी भी खाने के अंदर, या फिर अगर रोटी के ऊपर, सूखी रोटी के ऊपर उसको स्प्रेड करके इस्तेमाल किया जा सकता है, वो बेहतरीन है। और उसके अंदर ऐसी तवानाई है जिसकी वजह से बच्चे ग्रोइंग एज के वो इस्तेमाल करेंगे तो उनकी एक्टिविटीज़ में बहुत सपोर्ट बनेगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया ज़ोहा इकरम, आप हमारे साथ मौजूद थी। माहिर ग़िज़ाइयत, बहुत सारे मुफीद मशवरे जो कि अगर आप उन पर अमल करेंगे तो यकीनन आप अपना वेट भी कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना सकते हैं, और अगर आप अपनी कैलोरीज थोड़ी कम कर लेते हैं तो वैसे भी आप सेहत की तरफ गामजन हो जाएंगे, एक अच्छे हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ गामजन हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ओवरलोड कर देना भी अपने स्टमक को ठीक नहीं है। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात होगी पाकिस्तान बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच, पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसे बेहतर हो सकती है, इस पर एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए क्रिकेट की, और पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और आखिरी मैच एक हार के बाद कल होने जा रहा है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ा सवाल निशान है कि गुज़श्ता बरसों में, खासतौर पर 2024 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश करके एक गैर मुतवक्के तारीख रकम की और क्रिकेट हलकों को हैरत में डाल दिया था। बिल्कुल, और इसी तरह ढाका टेस्ट में भी शिकस्त के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी फतोहात की हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। अब पाकिस्तान को के लिए ये वेकअप कॉल है, उन्हें जागना होगा। अब तो हम देख रहे हैं बाबर आजम भी फिट होकर वापस सीरीज़ ज्वाइन कर चुके हैं। क्या कुछ होगा अब उसके बाद और कितना कड़ा इम्तिहान होगा, हम जानेंगे। हमाद सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे हमाद भाई आपको। हमाद भाई, एक तो हम जिस तरह से बांग्लादेश से मुसलसल हार रहे हैं, ग्राउंड का एज भी हमें रहा, इसके बावजूद भी हम वाइट वॉश हुए, उनके घर पे जाकर भी हम इसी तरह से हार रहे हैं। अब तो बाबर आजम की भी एंट्री होने जा रही है, दोबारा से वो फिट होकर सीरीज़ में शामिल हो चुके हैं। क्या समझते हैं इसके बाद कुछ अच्छा देखने को मिलेगा? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा। अभी आपने 2024 की सीरीज का हवाला ही दिया। 2-0 से बांग्लादेश पाकिस्तान में तारीख में पहली मरतबा जीत के जाती है। इससे पहले एक भी टेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं जीती, तो उनका होमवर्क नजर आ रहा है। और हम एक्सपोज क्या हो रहे हैं, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में कहा कि हमें डिफरेंट करना पड़ेगा कि टेस्ट टीम टोटली डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स से है, T20 टोटली। जब हम इन सारों को मिक्स रखेंगे तो जो बच्चे T20 खेल रहे हैं, अभी आप देख लें 3 तारीख को पाकिस्तान सुपर लीग खत्म हुआ, 8 तारीख को टेस्ट मैच हुआ, तो 4 दिन का वक्फा कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने आप को फ्रॉम T20 इनटू टेस्ट? बहुत मुश्किल है। आपकी मसल मेमोरी जो है वो इजाज़त नहीं देगी इतनी जल्दी कि आप फौरन स्विच कर लें। तो पाकिस्तान को सबसे पहले अपने वो प्लेयर जो कि टेस्ट मैच को आप समझते हैं, वहाँ के लिए उनको बिल्कुल अलग करें, उनको T20 ना खिलाएं। और इसी तरह T20 के लिए स्पेशलिस्ट आप रखें। T20 वैसे भी क्रिकेट नहीं कहा जाती, उसको फ्लॉग आप कह सकते हैं, फ्लूक कह सकते हैं, स्लॉग नज़र आता है, प्रॉपर क्रिकेट नहीं नज़र आता। पाकिस्तान की इस क्रिकेट टीम की बात की जाए, लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान बॉटम पे फिनिश किया था 9। अभी कहा जा रहा था कि ये कुछ सीरीज है, जब तक हम टॉप टीम से नहीं खेलेंगे, ये आसान सीरीज है, पाकिस्तान को यहाँ पे जीतकर पॉइंट्स गेन करने चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि नाहिद राना जो कि पाकिस्तान सुपर लीग खेल कर गए हैं और हमें उनकी तमाम स्किल्स पता चल गई थी, उसके बावजूद वहाँ जा हम एट सी नजर आए कि हमें नहीं खेला जा रहा। हम ये बता रहे थे दुनिया को कि हम ऑस्ट्रेलिया की पर्थ की जो कि बहुत मुश्किल है, या हम इंडिया श्रीलंका की किसी ऐसी पिच पे खेल रहे हैं जहाँ यार्ड बॉल टर्न होता है, और हमारे अपने बैट्समैन जो कि जिनकी डोमेस्टिक टेक्निक स्पिनिंग पिचेस पे होती है वो खेल ही नहीं पा रहे। तो क्या हो रहा है, हमारे पास क्या खत्म हो गया है वो टैलेंट? और सीनियर प्लेयर्स सबसे ज्यादा सऊद शकील के बारे में कहा जाता है
कि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन शॉट सिलेक्शन की बात की जाए ना कि जब भी आप इनिंग शुरू करते हैं आप सीधे बैट के साथ खेलते हैं कि 2-4 बॉलें एक गलतियों की लंबी फहरिस्त है हमाद भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये रातों रात नहीं हुआ और इसके पीछे पूरी हमारी काविश है, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। हमारी जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी बॉलिंग, वो अब कहीं नज़र नहीं आती। हमारी बैटिंग तो पहले भी वीक थी, अब उसमें मज़ीद इजाफा हो चुका है उस कमज़ोरी में। बाबर आजम का सवाल इशार भी जानना चाह रही थी कि वैसे तो पूरा एक टीम वर्क होता है, सबकी एफर्ट्स से नतीजा अच्छा निकल सकता है, लेकिन क्या बाबर आजम के आने से हम तवक्को कर सकते हैं कि कंपैरेटिवली मोराल अप होगा बाकी खिलाड़ियों का भी? बिल्कुल होगा तो, क्योंकि बाबर की फॉर्म इस वक्त ज़बरदस्त है और बाबर अगर मिडिल ऑर्डर में आके स्टेबलाइज करते हैं हमारी बैटिंग को तो वो नज़र आएगा। क्योंकि आपने देख लिया कि हमारे टॉप ऑर्डर ने रन्स कर दिए थे इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग में, हमने 386 किए, पहली 2 विकेटों पे 100 रन्स की पार्टनरशिप होती है और उसके बाद मिडिल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं आपको नज़र आता है कोई रेजिस्टेंस नहीं थी और इतनी पुअर शॉट सिलेक्शन, और वो भी सीनियर प्लेस से। अगर हम जूनियर को इल्ज़ाम दिला दें तो चले माना जाता है कि उन्होंने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। सीनियर प्लेयर इतने अरसे से रिजवान की बात कर लें, सऊद शकील की बात करें, सलमान अली आगा की बात कर लें, ये वो टॉप प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान से खेल रहे हैं, कैप्टेंसी भी कर चुके हैं, तो हेल ऑफ एक्सपीरियंस। और बाद से सिचुएशन को असेस ना करना और लूज शॉट खेलना, बाहर बैठा दें आप ऐसे प्लेयर और खिलाएं और 4 यंगस्टर। और हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा खेल देखने को मिले, क्योंकि अगर हम नाकामियों की बात करें की खामियां हैं और टीम सिलेक्शन के मसाइल हैं, तवील फॉर्मेट में हम देख रहे हैं कि उसमें उस तरह की प्लानिंग नहीं है, बहुत सारे मसाइल मिलकर फिर अमाजगा बन चुकी है और अब जिस तरह का खेल आप देख रहे हैं इसके पीछे यही सारी वजूहात भी हैं, लेकिन इन पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है हमाद सिद्दीकी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया हमाद भाई आपका। और आगे बढ़ते हैं और आप कुछ बात कर लेते हैं इस महीने की जो कि शुरू होने जा रहा है, ज़ुल्हज का महीना हमें कुर्बानी, इसार और अल्लाह की रज़ा के लिए हर चीज़ निछावर करने का दर्स देता है और ये वो बाबरकत अयाम हैं जिनमें नेक अमाल का अजर कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और इंसान को अताअत इलाही, सब्र और शुक्र की जो हकीकी रूह है वो समझने का मौका मिलता है। इसीलिए कुर्बानी जो है वो हम पर लागू की गई कि कुर्बानी करें, हम अपनी प्यारी चीज़ की कुर्बानी करें। बिल्कुल, और उसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं ताकि उसकी जो अफजलियत है उसमें इजाफा हो सके, उसके ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ात हम समेट सकें। तो जैसे ये सवाल है कि क्या कुर्बानी करने वाले फ़र्द के लिए ज़िलहज का चाँद नज़र आने से पहले बाल और नाखून काटना कितना ज़रूरी होता है, और ये सही हदीस भी है। इस हवाले से उलमा कराम की वजाहत के मुताबिक एक मुस्तहब अमल है, लाजमी या फ़र्ज़ नहीं है। इसकी मज़ीद तफसील हम जानने के लिए दावत दे चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर वकास जाफर साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे। जज़ाकल्लाह। और एक बहुत ही मुबारक ये सुन्नत भी है, सुन्नत इब्राहिमी भी है, लेकिन उससे पहले उसकी अफजलियत को, उसकी बरक़ात को मज़ीद समेटने के लिए 10 दिन पहले कहा जाता है मर्दों के लिए जिसने कुर्बानी करनी है, तो क्या औरतों के लिए भी उतना ही ये ज़रूरी है कि अपने नाखून और बालों को ना तरशवाया जाए, और उसके लिए फिर क्या हिदायत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, सबसे पहले हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये कुर्बानी और ये हज और ये सारा कुछ जो इकट्ठा हो जाता है और इन 10 अयाम में इकट्ठा हो जाता है, और जो आप बात कर रहे हैं बाल कटवाने की जो है ममानियत हो जाती है, नाखून तरशवाने की, ये 10 सुन्नतें जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मंसूब है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमाया व अला मिल्लति इब्राहीम हनीफ़ा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी मिल्लत, आपकी उम्मत की जो बुनियादें हैं वो मिल्लत इब्राहीम के ऊपर उस्तवार की, यानी वो तमाम सुन्नतें जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थी या उनकी उम्मत में अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी, वही आपको हमने अता फरमाई हैं। तो ज़्यादा जिसमें ये बाल कटवाना, नाखून तरशवाना, दाढ़ी रखना और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कुर्बानी करना, ये वो सारी सुन्नतें हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं, जो अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इसमें होता है, और इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमाया, ये जो 10 दिन शुरू हो रहे हैं इसके बारे में फरमाया वल फज्र वल यालिन आश्र व शफ़ी वल वत्र, यानी मुझे कसम है फ़जर की, यानी वो जब तुलू होती है तो मुझे उसकी कसम है, मुझे इन 10 अय्याम की कसम है, जो ये 10 रातें गुजरती हैं इनकी कसम है, और फिर फरमाया इसके जुफ्त की भी कसम है और इसके ताक की भी कसम। जैसे आपने रमज़ान में देखा ना, आखिरी अशरे में हम ताक रातों में जो है वो लैलतुल क़द्र को तलाश करते हैं, यहाँ पे सिर्फ जुफ्त की ताक की बात नहीं, जुफ्त की बात भी, यानी इवन और ओड दोनों की बात हुई, यानी इन 10 रातों की बात हुई है, इन 10 दिनों की बात, तमाम 10 दिन और ये वो तमाम। अब इसमें अगर गौर करें तो सारी इबादात जमा हो जाती हैं, क्योंकि मिल्लत इब्राहीम की जो बुनियादें हैं वो 2 चीज़ों पे उस्तवार होती हैं, एक इबादात के ऊपर
और एक कुर्बानी के ऊपर। और ये सारी इबादत अगर आप हज को देखें तो इन अयाम में देखें कि हज भी हो रहा होता है, और आप देखें कि हज जो है ना वो अरकान इस्लाम में अगर इसकी आप देखिए तो तोजी ये पेश की जाती है कि सारी इबादत के बाद जो अल्लाह ताला के साथ एक इश्क वाला मोहब्बत वाली फीलिंग है वो आपको हज में आती है। यानी आप दो कपड़े पहन लेते हैं और फिर आप अल्लाह की बारगाह में वो सारी इंसान का तकब्बुर, उसकी ईगो ख़त्म हो जाती है। वो दो कपड़ों के अंदर जो है वो अल्लाह की बारगाह में पेश होता है और फिर वो अपने आप को यानी तलबी करता हुआ जाता है कि या अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ, सारा कुछ जो है सारी इनायात आपकी हैं। तो एक इज़्ज़ो इनकिसारी के साथ बंदा पेश होता है। फिर नमाज भी पढ़ रहा होता है। फिर हज एक माली इबादत भी है, तो माल भी आप खर्च कर रहे होते हैं, अपनी जान भी आप खर्च कर रहे होते हैं, अपना वक्त भी खर्च कर रहे होते हैं। तो वो सारी जो आप कहने एक मजमुआ इबादत का, एक खूबसूरत गुलदस्ता इबादत का, वो इन 10 दिनों में जमा हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के ऊपर आपकी बुनियादों को उस्तवार किया है कि वो तमाम इबादत, वो तमाम कुर्बानियाँ जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वजूद से नाज़िल की थी वो तमाम की तमाम जो है वो आपके ऊपर हम लागू कर रहे हैं। तो जो आपका सवाल रहा कि नाखून तरछवाए जाते हैं औरतों के लिए या मर्दों के लिए, ये हुक्म जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करना चाहता हो, जो जिसके ज़िम्मे जो साहिब निसाब है कुर्बानी करना चाहता है, उसको चाहिए कि वो अपने नाखून ना अच्छा, एक इसी चीज़ को बढ़ाते हुए जो अगर आप मैं गलत हूँ उसकी तस्वीर भी कीजिएगा कि अगर किसी के पास इस्तिताअत नहीं है कुर्बानी की और वो नियत कर लेता है, वो भी 10 दिन बाल नहीं कटवाता, नाखून नहीं तराशता, तो क्या उसके लिए भी कोई अजर है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने किसी को महरूम नहीं रखा हो, ठीक है। ये वो उम्मत है जिसके अंदर सबको सवाब मिलता है। तो अगर कोई इस नेकी के साथ मुस्तहब अमल करता है कि मेरे पास कुर्बानी की गुंजाइश नहीं है, तो ला मुहाला अल्टीमेटली अल्लाह ताला उसके हाँ वो माजूर होगा, इंदल्लाह माजूर होगा, यानी अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमाएगा, जो नाखून नहीं कटवाएगा, जो बाल नहीं तरछवाएगा। और इसके साथ साथ आप ये बात समझ लीजिए कि ये जो एक नीयत है कि इंसान बाल ना तरछवाए या नाखून ना कटवाए, ये वो एक फीलिंग्स अल्लाह ताला लाना चाहता है कि आप अल्लाह की राह में, वो जो अल्लाह फरमाता है ना कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियाँ, मेरी तमाम इबादत जो हैं या अल्लाह वो आपके लिए हैं। तो ये फीलिंग लाने के लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि आप ये 10 दिनों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान के मुताबिक आप ये रुक जाएं, और सवाब सबको मिलना है, इसमें कोई शक नहीं। और जो आपने कहा कि जो शख्स साहिब इस्तिताअत ना हो, इसकी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं लोगों के अंदर। ये लोग जानते नहीं है कि कौन साहिब निसाब है। यानी ये मामला जो है, ये मामला ज़कात वाला नहीं है, ये मामला सदका फितर वाला नहीं, बिल्कुल ये मामला बिल्कुल अलग है। यानी साहिब निसाब कौन है, किस पे वाजिब है? जी, किसके ऊपर वाजिब है? साहिब, अब हमारे घर होता ये है कि हमारे घर में कई लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो रही होती है और सिर्फ घर का सरबराह कुर्बानी करके कह रहा होता है कि जी हाँ वो हमने, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो क्या वजह ये है कि जो शख्स साहिब निसाब से मुराद ये है कि जिसके पास 52.5 तोले चांदी आज के मुताबिक, आज के दिन अगर हम बात करें तो 4,88,000 रुपये बनता है। अगर उसके पास इतना माल मौजूद है, चाहे वो उसके पास आज ही आया हो, चाहे वो उसके पास कुर्बानी वाले ईद वाले दिन आया हो, वो साहिब निसाब हो जाएगा, तो वो एक कुर्बानी करेगा। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने ये जो बड़ा जानवर है जैसे गाय है, बैल है या ऊँट है, इसमें अल्लाह ताला ने, हुजूर ने 7 हिस्सों तक कर दिया। मतलब ये नहीं है कि 7 ही हिस्से करने, ये भी लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होती है कि हमने 7 ही हिस्से करने, मैक्सिमम 7 हैं। अगर 3 लोग हैं तो 3 कर लें, 4 लोग हैं तो 4 कर लें। और एक और फ़र्क है, अगर आप अपने जो इस दुनिया से चले गए हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके माँ बाप, कोई भी वालिदैन कोई भी, तो आप उनकी तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं तो जानवर बड़ा ले लिया, उसमें 7 हिस्से, एक आपकी कुर्बानी होगी। और ये और 2-3 बड़े मसाइल हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साहिब निसाब होना, जैसे आप घर में एक औरत मौजूद है, हाउस वाइफ है, उसके पास जेवर 1-2 तोले जेवर उसके पास मौजूद है, तो साहिब निसाब है, वो कुर्बानी करेगी। अब अगर उसके पास अल्टीमेटली अभी पैसे नहीं है तो चाहे वो सोना बेचे, चाहे वो किसी और तरह से इंतजाम करे, तो वो कुर्बानी करेगी। इस तरह बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है। तो घर में जितने अफराद हैं वो देखेंगे कि हमारे पास इतना माल मौजूद है कि नहीं है। अगर इतना माल मौजूद है तो उनके ऊपर एक कुर्बानी करना वाजिब है।
अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बच्चों को भी हम कैटर कर लेते हैं कि बच्चे जो छोटे, आजकल पेरेंट्स का रुझान ये होता है कि हम अपने बच्चों की भी कुर्बानी, बच्चों के नाम की भी कुर्बानी कर रहे हैं, और फिर जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके नाम की भी कुर्बानी कर रहे होते हैं। तो एक तो जो रुखसत हो गए उन पर तो अब वाजिब नहीं है, वो इस दुनिया से अब ताल्लुक़ नहीं है उनका, तो क्या वो सही तरीक़ाकार है वालिदैन के नाम की या जो गुजर गए हैं उनके नाम की कुर्बानी कर देना? और बच्चों को, क्योंकि उन पर तो अभी वाजिब नहीं हुई, ना तो उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम है, पेरेंट्स पर है, तो क्या उनके नाम की भी कुर्बानी कर देना सही रहेगा? और कुछ लोग ये भी करते हैं, मर्द हजरात को मैंने मोस्टली नोटिस किया है कि वो किसी फैमिली में कुर्बानी के ख़वातीन कौन सा कमाती हैं, इनकी कौन सा कुर्बानी बनती है, तो अगर वो खुद इतना साहिब इस्तात है, चाहे औरत के पास वो चीज़ें मौजूद नहीं लेकिन मर्द के पास प्रॉपर्टी या पैसों की मद में मौजूद हैं, तो फिर वाजिब हो जाएगा उसकी बीवी के लिए भी देना या नहीं होगा? देखिए, जो शख्स भी साहिब निसाब है ना, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर कोई शख्स उसकी तरफ से कुर्बानी करता है तो वो कुर्बानी के पैसे उससे ले, ठीक है, कि मैं आपकी तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ, हम इकट्ठे हो जाते हैं, यही तो मकसद है बड़ा जानवर। मियाँ बीवी शौहर के पास है, मियाँ अलग देगा, बीवी अलग देगी, बीवी की कुर्बानी अलग होगी, वो इकट्ठे लेके जानवर भी ले सकते हैं, बड़ा जानवर ले सकते हैं और इकट्ठी कुर्बानी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें, हर आकिल बालिग मुसलमान, आकिल बालिग की बात हुई, मुसलमान साहिब निसाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तो बच्चों के ऊपर है ही नहीं। इसी तरह आपने महरूमीन की बात की है, जो इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके हवाले से ये है, सबसे पहली बात की है, ज़हन में रख लीजिए जुनैद भाई, ये तमाम नाज़रीन सुन लीजिए, जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है सबसे पहले वो अपने नाम की कुर्बानी करेंगे। बिल्कुल ठीक। उसके अगर वो अपने नाम की नहीं करेंगे तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की भी कुर्बानी नहीं कर सकते, उनकी कुर्बानी नहीं होगी। यानी अब इससे बड़ी तो कोई बात नहीं ना, माँ बाप तो फिर दूर की बात होगी। अब आप आका अलैहिस्सलाम के नाम की भी कुर्बानी नहीं कर सकते अगर आप खुद कुर्बानी नहीं कर रहे। पहली आप कुर्बानी अपनी तरफ से करेंगे, दूसरी कुर्बानी आप जैद बकर, छोटा बड़ा, जिंदा मुर्दा, किसी के लिए भी कर सकते हैं, उसके लिए की इजाज़त है, लेकिन पहले अपनी कुर्बानी करेंगे। और दूसरी चीज़, कुछ लोग देखा आज का दौर है, सोशल मीडिया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कुर्बानी को ये समझ लेते हैं कि फ़ैशन है और भी हमने करनी है, और चाहे उनकी जेब इजाज़त ना भी दे रही हो, बच्चे मजबूर कर रहे हैं, घर वाले मजबूर कर रहे हैं और कुर्बानी वो कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि वो जानवर ख़रीद लेते हैं और उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं थी। अगर खुदा ना खास्ता ईद से कुर्बानी से पहले उनका जानवर मर गया या उनका जानवर ऐब वाला हो गया, तो चाहे वो उधार पकड़ें, वो कर्जा उठाएं, वो उस साल कुर्बानी ज़रूर करेंगे। अच्छा, क्योंकि अल्लाह ने उनके ऊपर वाजिब नहीं की थी, उन्होंने अपने ऊपर खुद वाजिब कर ली, खुद खरीद लिया। अब जब खरीद लिया है तो अल्लाह करे कि वो जिंदा सलामत अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, कोई भी ऐब लग गया, चोरी हो गया, मर गया, तो फिर वो चाहे उधार पकड़े, चाहे वो जितना मर्जी गरीब आदमी है, वो उधार पकड़े, कुछ भी करे, उसको कुर्बानी करनी पड़ेगी। इसकी मिसाल हमें आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिलती है। एक शख्स के ऊपर कुर्बानी नहीं थी, उसने जानवर ख़रीद लिया और वो मर गया। वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता, अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक जानवर जो रखा था कुर्बानी के लिए, वो मर गया, मेरे पास इतनी इस्तात नहीं है कि मैं दूसरा जानवर ख़रीद सकूँ, तो अब मैं क्या करूँ? हुज़ूर ने फरमाया, क्योंकि तेरे ऊपर वाजिब नहीं थी और तूने अपने ऊपर खुद वाजिब किया, लिहाजा अब तू कुर्बानी करेगा। तो उसने कहा, मैं क्या करूँ? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अभी तुम्हारे पास पैसे? उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। फरमाया, मेरे पास ना एक 6 माह का एक बकरी का बच्चा है, 6 माह का। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिर्फ तुझे इजाज़त है कि उसकी हुज़ूर ने इख्तियार दिया कि तुम उसकी कुर्बानी, वरना जो कुर्बानी के हवाले से जो भी हिसाब है, जो भी कैटर है, उसको पूरा करना ज़रूरी है। तो लिहाजा ये बात साबित करती है कि जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, वो बिला जवाज़, बिला वजह जो है वो कुर्बानी की तरफ न जाए। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करेगा। बिल्कुल जी, आमीन। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकास जाफर साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद थे और आपके लिए रहनुमाई के लिए सेगमेंट रखा गया था ताकि इससे आप सीख सकें कि नाखून बाल कटवाने के हवाले से सुन्नत इब्राहिमी क्या है, सुन्नत रसूल क्या है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हवाले से फरमान क्या है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है, तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।